ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बोर्स फॉर्मूला या बोर्स रिलेशन देखा। इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को, तो हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यस, इन द ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट यानी क्या, तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन, और वी से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जी मिलने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, आइदर ओके इट विल गो इनटू एक्साइटेड स्टेट, ओके, या फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि ये जो एनर्जी मिली है इसका वैल्यू इफ इट इज इक्वल टू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर अगर उससे ज्यादा रही, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, एटम से फ्री हो जाता है। ठीक, यानी हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने जो एनर्जी प्रोवाइड किया है इफ इट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम लोग बोलते हैं कि ये जो एनर्जी है वो आयोनाइजेशन की एनर्जी। ठीक है, अब जब आयोनाइजेशन की एनर्जी मिलती है तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एटम से फ्री हो जाता है। ओके, और जो एटम है वो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन एटम, इट बिकम्स पॉजिटिव आयन। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, आयोनाइजेशन। ये क्लियर है? लेकिन हम लोग बोलते हैं इफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे केस में क्या होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। ओके, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बोलेंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं इफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the electron jumps to higher permitted orbits and atom is said to be in excited state। okay, इसका मतलब क्या है, तो ग्राउंड स्टेट से वो हायर एनर्जी ऑर्बिट जो है, ओके, वहां पे क्या होता है, उसका ट्रांजिशन होता है। ठीक है, अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे लेट द हायर ऑर्बिट बी द nth ऑर्बिट। ठीक है, अब एक तो वो nth ऑर्बिट से डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे आएगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट पे, या फिर वो nth ऑर्बिट से हम लोग क्या बोलेंगे, उसके लोअर ऑर्बिट पे आएगा, यानी इंटरमीडिएट ऑर्बिट पे। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं हम लोग कि nth ऑर्बिट यानी फोर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आए, या फिर फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड पे आए और फिर फर्स्ट पे आए। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि एनीवे जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे ट्रांजिट करता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी रेडिएट होती है। ठीक है, और वो जो एनर्जी रेडिएट होती है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, हम लोग बोलते हैं आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर आप उसको बोल सकते हो दिस एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं जो बोर्स फॉर्मूला है इट इज बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। हम लोग बोलेंगे कि लेट En बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth हायर ऑर्बिट। एंड हम लोग बोलेंगे जब वो इलेक्ट्रॉन nth हायर ऑर्बिट से ओके लोअर ऑर्बिट पे आता है, तो जो लोअर ऑर्बिट पे आ रहा है हम लोग बोलेंगे दैट इज द पीथ लोअर ऑर्बिट। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे En इज नथिंग बट इक्वल टू -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। और जो EP रहेगा, तो पीथ ऑर्बिट यानी मे बी इट इज फर्स्ट ऑर्बिट और इट इज सेकंड और थर्ड ऑर्बिट, डिपेंडिंग n का वैल्यू क्या है और ट्रांजिशन कैसा हो रहा है। हम लोग बोले कि EP का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट एनर्जी एमिटेड इज गिवन बाय व्हाट। ओके, हम लोग बोलेंगे पहले तो एनर्जी जो एमिट होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी h इंटू न्यू, विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल, दैट इज गोइंग टू बी En माइनस EP। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया। और इसको जब हम लोग रीअरेंज करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है न्यू इज इक्वल टू वॉट, me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो न्यू है दैट इज इक्वल टू वॉट, c अपॉन लैम्डा, ये भी कल डिस्कस किया था। और हमें जो फाइनल रिलेशन मिलता है दैट इज वॉट, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वॉट, me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब इंटू सी ब्रैकेट 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पूरा टर्म है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये जो है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब जो बाल्मर ने फॉर्मूला दिया था, ठीक, दैट वाज ओनली इन द केस जब हम लोग बोलते हैं कि p का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 2। ठीक, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये फॉर्मूले से हम लोगों को बहुत सारी सीरीज मिलते हैं, और आज हम लोग क्या करेंगे, वो सब सीरीज जो है वो डिटेल में ओके डिस्कस करेंगे। तो जो पहला वाला सीरीज में यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज व्हाट, दैट इज लाइमन सीरीज। हम लोग बोलते हैं दिस सीरीज अराइजेस ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोअर ऑर्बिट है, इतना आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जो nth है या जो n है वो हायर ऑर्बिट है, और जो p है वो क्या है, लोअर ऑर्बिट है। ठीक? और p का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी 1।
ओके, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट स्टार्ट ही किससे होते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट किससे होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपको आ रहा है समझ में? हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज जो है, तो उसमें पी का मिनिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू व्हाट 1। और मैंने कल डिस्कस किया था अगर पी का वैल्यू 1 है तो एन का वैल्यू 1 नहीं रहेगा, कि ऐसे केस में कोई ट्रांजिशन होने ही नहीं वाला। तो एन का वैल्यू किससे स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एनीवे हम लोग बोलेंगे कि अगर ये केस में लोग n का वैल्यू 2 एंड 3 कंसीडर करते हैं, द वेवलेंथ्स वी गेट आर बॉट 1216 एंगस्ट्रॉम and 1025 angstrom. Okay, this series lies in the ultraviolet region. Okay, अच्छा मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि जो वॉयलेट रीजन है, okay, तो वो 2200 या 2500 एंगस्ट्रॉम के आसपास उसका वेवलेंथ होता है, okay, वॉयलेट कलर लाइट का। okay, yes, anyway, तो हम लोग बोलते हैं ये जो आपको वेवलेंथ्स मिल रहा है फॉर n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3, दैट इज फॉर व्हाट अल्ट्रावॉयलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। okay, अब सेकंड वाला जो सीरीज है दैट इज व्हाट बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में हम लोग बोलते हैं कि जो आपका p का वैल्यू है, ओके, तो पी है ना, अभी हम लोग क्या बोलने वाले, इट इज गोइंग टू बी द लोअर ऑर्बिट। बट वो लोअर ऑर्बिट क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, 2। तो अगर पी का वैल्यू 2 है तो एन का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप एन का वैल्यू 3 या फिर 4 डालते हो तो आपको जो वेवलेंथ्स मिलते हैं, दीज वेवलेंथ्स आर 6563 एंगस्ट्रॉम एंड 4868 एंगस्ट्रॉम। ये क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो दोनों वेवलेंथ्स है, ओके, ये हम लोग बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में लाया होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, 2800 एंगस्ट्रॉम से लेके हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट 8000 एंगस्ट्रॉम, ओके, इन्हें वॉयलेट से लेके रेड लाइट। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? विबग्योर के अंदर ये दोनों वेवलेंथ क्या हो रहे हैं, लाए हो रहे हैं। ओके, this series lies in visible region of the spectrum. The lines corresponding to n equal to 3 4 5 6 are named as h alpha, h beta, h gamma and h delta। ये क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, वहां पे p का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 3, तो हम लोग बोलते हैं पास्टियन सीरीज। तो पास्टियन सीरीज में अगर p का वैल्यू 3 है, n जो स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो फॉर्मूला हमें मिलेगा दैट विल बी व्हाट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये क्लियर है? ओके, अब जो नेक्स्ट वाला केस है हम लोग बोलेंगे कि, सॉरी यहाँ पे ही देख लेते हैं, जो पास्टियन सीरीज है, ओके, उसमें अगर हम लोग n का वैल्यू 4 एंड 5 लेते हैं तो जो हमें वेवलेंथ मिलता है वो आपको कितना मिलता है, 18750 एंगस्ट्रॉम एंड 12820 एंगस्ट्रॉम। अगेन ये हम लोगों को विजिबल नहीं है क्योंकि ये 8000 एंगस्ट्रॉम के क्या है, काफी ऊपर है। ओके, नाउ दिस सीरीज लाइज इन व्हाट इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, यस, अब हम लोग नेक्स्ट वाले सीरीज पे जाते हैं जहां पे p का वैल्यू क्या रहेगा, 4। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज ब्रैकेट सीरीज। दिस सीरीज अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिट्स टू द फोर्थ ऑर्बिट। ओके, डेफिनेटली अभी यहाँ पे जो n का वैल्यू रहेगा वो हायर रहेगा, यानी क्या, सो इट विल बी 5 6 7 8। ओके, इन्हें 4 से बड़ा रहेगा। ओके, ऐसे केस में जो आपको वेवलेंथ मिलते हैं फॉर n इक्वल टू 5 आपको जो वेवलेंथ मिलेगा दैट विल बी 40518 एंगस्ट्रॉम एंड 26253 एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस सीरीज लाइज इन नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसमें जो आपकी लास्ट सीरीज है दैट इज व्हाट पी फंड सीरीज। ओके, पी फंड सीरीज अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिट्स टू द फिफ्थ ऑर्बिट। Okay, the wavelength of the p fund series is given by 1 upon lambda equal to r bracket 1 upon 5 square minus 1 upon n square, okay, where n is equal to what 6 7 8 9। okay, अगर हम लोग n का वैल्यू 6 या फिर 7 लेते हैं तो जो आपको वेवलेंथ मिलेगा दैट विल बी 75587 एंगस्ट्रॉम। ओके, और जो 7 के लिए आपको मिलेगा, यानी जब ट्रांजिशन 7 से 5 पे होता है तो जो आपको वेवलेंथ मिलेगा दैट विल बी 46533 ओके एंगस्ट्रॉम। ओके, अच्छा एक बात आपको ध्यान में रखना है, okay? जितना ओके हायर ट्रांजिशन हो रहा है, हायर ट्रांजिशन यानी क्या, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 7 से 5th हो रहा है, उतना ज्यादा एनर्जी एमिट होगा, ये तो आपको लॉजिक पता है। तो जितना ज्यादा एनर्जी एमिट होगा उतना हम लोग बोलेंगे न्यू का वैल्यू ज्यादा रहेगा, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। ये आपको आ रहा है समझ में? जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा हम लोग बोलेंगे उतना वेवलेंथ कम होगा। ठीक? तो इसलिए आप देखिए कि जब n इक्वल टू 6 है, ठीक? तो आप ऐसे बोलोगे सर n इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिट हो रहा है, 6 से लेके 5 में। ठीक? और n इक्वल टू 7 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन 7 से लेके 5 में हो रहा है। ठीक? अब ये हुआ 6 से लेके 5 का गैप और ये हुआ 7 से लेके 5 का गैप।
तो हम लोग बोलेंगे दोनों इसमें एनर्जी कौन से इसमें ज़्यादा ट्रांजिट होगी या कौन से इसमें एनर्जी ज़्यादा लिबरेट होगी, तो हम लोग बोलेंगे 7 से लेके 5 के बीच। तो ऐसे केस में जो फोटोन रहेगा, ओके, तो कौन से इसका फोटोन या कौन से ट्रांजिशन का जो फोटोन रहेगा उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम 7th ऑर्बिट टू द 5th ऑर्बिट। ओके, अब अगर ऐसे इसमें अगर उसका एनर्जी ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा लेकिन वेवलेंथ क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों? हम लोग बोलते हैं सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। न्यू का वैल्यू ज़्यादा रहा तो लैम्बडा क्या होता है, कम होता है। इसलिए तो यहाँ पे आपको बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ट्रांजिशन जितना हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे होगा, यानी अगर ट्रांजिशन 7th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट पे हुआ है, ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि 7th से 3rd और 7th से 5th, अगर इन दोनों को कंपेयर किया मैंने, 7th से 3rd में हम लोग बोलेंगे जो एनर्जी एमिट हुई है वो क्या हुई है, ज़्यादा एमिट हुई। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो फोटोन एमिट हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा पर वेवलेंथ कम होगा। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन वही जो 7th से 5th हुई, ओके, हम लोग बोलेंगे उसका वेवलेंथ क्या रहेगा, कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा। ये आपको आया समझ में? ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ emitted in a series is called as series limit। ओके, ये देख लेते हैं पहले। The series limit for a particular series is found by taking n equal to infinity। यानी जो हाईएस्ट ऑर्बिट रहेगा, ओके, यहाँ से हम लोग बोलेंगे गिवन ऑर्बिट पे हम लोग बोल रहे हैं ट्रांजिशन हो रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्बिट क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे लेट अस से पाल्मर सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग बोलते हैं p का वैल्यू 2 रहेगा, n का वैल्यू क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो आपको मिलेगा 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। 1 अपॉन इन्फिनिटी बेसिकली क्या, इट इज जीरो। ओके, तो आपके पास रहेगा क्या, इज गोइंग टू बी आर अपॉन 4। तो lambda equal to, okay, we say 1 upon lambda is equal to r upon 4, therefore lambda will be equal to what, 4 upon r is series limit for Balmer series। क्या आपको आ रहा है समझ में? सीरीज लिमिट है, ये ध्यान में रखना, ये टर्म, दिस इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ फॉर अ गिवन सीरीज। ये क्लियर है आप लोगों को? एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। The origin of spectral lines in hydrogen atom can be represented by energy level diagram of hydrogen atom as shown in the figure. In figure, horizontal line represents energy level for different orbits. The orbit numbers are given at right and the corresponding energies in electron volt are given to the left. Okay, the vertical arrow lines show various electronic transition। okay? इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसिट कर रहे हैं। okay? A single hydrogen atom can produce only one spectral line at a time. When hydrogen gas is excited at any instant, different atoms have electrons in different energy levels, and continuous transitions take place from different higher energy level to different lower energy level. This gives rise to continuous emission of all the series of discrete wavelengths simultaneously। Okay, तो हम लोग बोलते हैं एक सिंगल हाइड्रोजन एटम जो रहेगा, इट कैन प्रोड्यूस ओनली वन पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग उसको क्या करते हैं, ओके, एज अ होल एन नंबर ऑफ एटम्स को एक साथ एक्साइट कर रहे हैं, तो आप लोगों को अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रल लाइन्स एक साथ मिलेंगे। यस, so we say when hydrogen gas is excited at any instant, different atoms have electrons in different energy level। I hope आपको ये समझ में आया। And continuous transition takes place from different higher energy levels to different lower energy levels। This gives rise to continuous emission of all series of discrete wavelengths simultaneously। Okay, अब ये जो जितनी भी सीरीज है, ओके, ये साइमल्टेनियसली जो एमिट हो रहा है, ओके, तो उसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम देखा हुआ है, ओके, दिखाया हुआ है यहाँ पे। ओके, इसमें आप देखोगे जो टॉप मोस्ट ऑर्बिट है दैट इज हम लोग बोलेंगे राइट साइड पे देखते हैं n इक्वल टू इन्फिनिटी, और जो ये जो लाइन दिख रही है, ओके, लोएस्ट लाइन, दैट इज फॉर n इक्वल टू 1। ओके, सबसे पहले हम लोग लाइमन सीरीज की बात करें। ओके, अब लाइमन सीरीज में जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद जो तीसरी लाइन है दैट इज फोर्थ ऑर्बिट से, ओके, फर्स्ट ऑर्बिट, एंड जो लास्ट वाली लाइन है दैट इज फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू अगेन फर्स्ट ऑर्बिट। ये क्लियर है? ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में भी हम लोग बोलेंगे, okay? जो आपका बेसिक लाइन जो है दैट इज फॉर n इक्वल टू 2, और जो ट्रांजिशन हो रहा है वो वर्टिकल लाइन से दिख रहा है। okay? सो वो कैसे दिखेगा आपको, थर्ड से सेकंड, उसके बाद फोर्थ से सेकंड, फिर फिफ्थ से सेकंड। okay? ऐसे आपको बेसिकली चार लाइन दिख रहे हैं।
थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, ओके, फिफ्थ से सेकंड, और एक और दिखेगा सिक्स से सेकंड, ओके। उसके बाद फिर हम लोग बोले जो बास्टन सीरीज है उसमें भी आपको 4 लाइन दिखाए हुए, ओके, ब्रैकेट में 3 लाइन दिखाया है, तो ब्रैकेट सीरीज देख लेते हैं। हम लोग बोल रहे हैं फिफ्थ से फोर्थ, ओके, उसके बाद रहेगा आपका सिक्स से फोर्थ और सेवन से फोर्थ, ओके। और ये पी फंड सीरीज है जहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो लोअर ऑर्बिट है उसका हम लोग बोलेंगे पी का वैल्यू क्या रहने वाला है, 5 रहेगा। हम लोग बोलेंगे इट विल बी फ्रॉम सिक्स्थ टू फिफ्थ, सेवन टू फिफ्थ एंड एट टू फिफ्थ। ये आपको आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये ट्रांजिशन दिखाए हुए। और जो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट दिखाया है तो हम लोग बोलेंगे उसका जो एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी लेवल है यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, ई एन इज इक्वल टू ई वन अपॉन एन स्क्वायर, ओके, उससे हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ। ये देखिए दिस वन, ई एन इज इक्वल टू, ओके, इक्वेशन 18.17, ई एन इज इक्वल टू वॉट, ई वन अपॉन एन स्क्वायर, ओके। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करके, ओके, ये जितने भी लाइंस है स्पेक्ट्रल लाइंस, तो जितने भी ऑर्बिट है उनके एनर्जी लेवल हम लोगों ने क्या किए हैं यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए या कैलकुलेट किए हुए। ये क्लियर है? ओके। तो जैसे E1 दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, -13.6 को, ओके, 2 स्क्वायर से डिवाइड करना है यानी 4 से, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 निकालना है तो आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ओके, 3 स्क्वायर से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा दैट विल कम एज इज इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। E4 निकालने के लिए आपको E1 का वैल्यू, ओके, 4 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया है, ठीक है। एनीवे, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ओके। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है, ओके, दैट इज ऑफ, ओके, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, ओके। द above nature of the graph shows the variation of the intensity for different wavelengths present in the X-rays coming from a Coolidge tube. It can be observed from nature of the graph that there is a threshold wavelength or cutoff wavelength which is minimum, below which no X-ray is emitted. The X-rays emitted can be divided into two categories. Okay? Figure 18.3a shows K alpha, K beta wavelengths, okay, for which the intensity of X-rays is very large. Okay? These X-rays are known as characteristic X-rays. Okay? Yes. For remaining wavelength, the intensity varies gradually. Okay? And the corresponding X-rays are called continuous X-ray. Okay? अब ये केस में हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे पर्टिकुलर वेवलेंथ बढ़ते जाता है, ओके, आपको ऐसा दिखेगा जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, ओके, इंक्रीज हो रही है या वैरी हो रही है, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब ये जो है, ओके, ये पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कंटिन्यूस एक्सरेज, ओके। इसके लिए इंटेंसिटी क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आती है वेवलेंथ जहाँ पे इंटेंसिटी एकदम पीक वैल्यू पे चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे आपको बेसिकली दो यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए, के अल्फा एंड के बीटा। These are called as characteristic X-rays. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। The origin of continuous X-rays and cutoff wavelength can be explained by using the relation lambda is equal to hc upon E, or you can say it is equal to minus hc upon E into V. Okay? अब ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एच सी अपॉन ई इंटू वी, यहाँ पे जो ई इंटू वी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इट इज वर्क डन, ओके, ऑन इलेक्ट्रॉन बाय एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दस लैम्डा डिपेंड्स अपॉन the accelerating voltage V applied and not on the material of the target on which electrons are incident. Okay? The wavelengths for characteristic X-rays may be used to identify the element from which they originate. For a particular material, wavelengths have definite values. These X-rays emitted are called characteristic X-rays. The value of energies are different for different materials. Okay? तो आपके पास एक सैंपल है और वो सैंपल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट है या फिर एग्जैक्टली उसमें क्या है। तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी जो भी एक्सरेज प्रोड्यूस होगी, ओके, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज रहेंगे, ओके, तो उसका रेंज देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसका वैल्यूज देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस के अंदर कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है। एनीवे, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कंपोजिशन एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये भी पूरा थ्योरी पार्ट है, हम लोगों को रीड करके ही देखना है। He studied that atom has positively charged and high density center which holds 99.9% mass of the atom, okay, we call it as nucleus। अब इसका बेसिक रीजन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस
ओके, में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, ओके, और हम लोग बोलते हैं कि 99.9% मास जो है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलके क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स, और हम लोग बोलेंगे न्यूट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, बहुत ही निग्लिजिबल, ओके। The size of atom is of about the order 10 raised to minus 10 meter and size of nucleus is about 10 raised to minus 15 मीटर। ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 1 लाख टाइम्स क्या है, इट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, ओके। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ अ एटम, ओके, या ऑफ एन एटम, ओके, इट इज एम्प्टी। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। बट अ प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, ओके। जो भी न्यूक्लियस के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज न्यूक्लियॉन्स, ओके। The number of protons in nucleus is called atomic number. The total number of protons and neutrons present in nucleus is called mass number. Okay, ये ध्यान में रखना है। Thus, a nucleus is symbolically expressed as, okay, x, और जो ऊपर है that is a, और जो नीचे suffix में है that is what, z, okay। तो हम लोग बोलते हैं ये a x z, तो इसमें a क्या है, तो हम लोग बोलते हैं a is atomic mass number and z is atomic number, okay। For example, gold is denoted by, okay, AU, okay, 197 and 79, okay, and uranium is indicated as, yeah, uranium is denoted as U 238 92. The number of electrons orbiting the nucleus is determined by the number of protons, okay, and hence the chemical properties are determined by atomic number. Atomic number is identity of an element. The nucleus diameter are measured by scattering of high energy electrons by nucleus. It is found that the nucleus of mass number A has radius r is equal to r naught a raised to 1 by 3. तो बेसिकली ये जो रिलेशन है ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। आप लोग बोलते हैं द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय व्हाट, आर नॉट इंटू ए रेज टू 1 by 3, ओके। अब इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो आर नॉट है वो कांस्टेंट है और उसका वैल्यू क्या है, 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, ओके। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करता हूँ, ओके, तो आर is equal to what, r naught a raised to 1 by 3. Let us talk about the volume of the nucleus, okay। मैं बोलूंगा volume of the nucleus, okay, will be proportional to what, r cube, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ v is equal to k r cube, that is going to be k times r की जगह पे मैं ये डाल देता हूँ, is going to be r naught cube into a raised to 1 by 3 का क्यूब। अब ये कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी k into r naught cube into a, बराबर है। तो हम लोग ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि V इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, ए, ये ना जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है इट इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, एटॉमिक मास नंबर। ये आपको आ रहा है समझ में। अब दूसरी बात ये है कि हम लोग बोलेंगे कि जो मास है m, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वॉट, तो हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। क्यों, तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, अभी मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू वॉट, तो मैं बोलूंगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस mass of neutron, okay, yes, total mass of proton and total mass of neutron, okay। let us say मैं बोलता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे x प्रोटॉन्स है, ओके, मैं बोलूँगा न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे, तो इट विल बी a माइनस x। ये आपको आ रहा है समझ में। अब ये लॉजिक से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ओके, x, एंड यू कैन से ऑल्सो a माइनस x। ये आपको आ रहा है समझ में। ऐसा एज्यूम अगर हमने किया कि अप्रोक्सीमेटली, रियल में हमको पता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, अलग, लेकिन मैं एक एवरेज मास ले लेता हूँ, ओके, लेट अस से उसको मैं m बोलता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, m कॉमन ले लिया, मेरे पास रहेगा x प्लस a माइनस एक्स। तो इसमें मुझे यहाँ पे क्या मिलता है कि x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन इनटू हम लोग बोलेंगे द एटॉमिक मास नंबर a। तो कैन आई से मास ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, ओके, एटॉमिक मास नंबर, ओके, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास नंबर। ऐसे केस में जो डेंसिटी रहेगा इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके, वो क्या रहेगा, मैं बोलूंगा लेट अस से v इज प्रोपोर्शनल टू a, मैं बोलूंगा v विल बी इक्वल टू व्हाट, k1 टाइम्स a। ये आपको आ रहा है समझ में। इफ v इज प्रोपोर्शनल टू a तो मैं बोलता हूँ v इज इक्वल टू k1 टाइम्स a, एंड इफ m इज प्रोपोर्शनल टू a तो मैं बोलूंगा m इज इक्वल टू व्हाट, k2 टाइम्स a। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी रो विच इज इक्वल टू, जो वॉल्यूम है वो मैंने k1a सब्स्टिट्यूट किया है और जो मास है उसको मैं k2a सब्स्टिट्यूट करता हूँ।
तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? दिस इज गोइंग टू बी K2 अपॉन K1, विच इज वॉट? K2 इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, K1 इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, और K1 क्या है? इट इज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, तो मैं बोलूँगा K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा? इट विल बिकम C। तो आपको ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियस का डेंसिटी, ओके, इट इज एक्चुअली वॉट? इट इज कॉन्स्टेंट। तो यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लिया, ओके, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, दिस implies दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर ए फॉर ऑल द न्यूक्लियाई। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 into 10 raised to 17 kg per meter cube, which is very high as compared to the ordinary matter। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब मैं एटम की बात करता हूँ तो 99.9% मास जो है वो न्यूक्लियस में सिचुएटेड है, और हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस कितना स्पेस ले रहा है एटम का? हम लोग बोलेंगे 1/1 लाख। ओके, वो जो फ्रैक्शनल स्पेस है वो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? ले रहा है। और उतने स्पेस में मैं बोल रहा हूँ 99.99% मास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या रहता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है, विच इज इक्वल टू वॉट? 2.3 इंटू 10 raised to 17 kg per meter cube। ये वैल्यू आप लोगों ने ध्यान में रखना। ओके, अब इसके बाद दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रेडियस ऑफ कार्बन न्यूक्लियर इज RC इज इक्वल टू वॉट? तो 1.2 इंटू 10 raised to -15 मीटर, ये आर नॉट का वैल्यू है, इंटू एटॉमिक मास नंबर कार्बन का कितना है? 12, ये हो जाएगा 12 raised to 1/3। तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम व्हाट? RC इज इक्वल टू 2.7473 इंटू 10 raised to -15 मीटर। रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियर। ओके, अब यूरेनियम का जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी हम लोगों ने देखा, इट इज 238। ओके, तो ऐसे केस में हम लोगों ने वो सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको जो रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस जो आएगा दैट विल कम एज 7.4366 इंटू 10 raised to -15 मीटर। ये क्लियर है? अब जो अगला कंसेप्ट है दैट इज आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। ओके, ये कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे से करना है क्योंकि डेफिनेटली सीईटी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो हम लोग बोलते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज आइसोटोप्स, व्हाट इज आइसोटोन्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज आइसोबार्स। ओके, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different number of neutrons are called as isotope। okay, इसका एग्जांपल क्या है? तो हम लोग बोलते हैं जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। okay? the deuterium has atomic mass number as what? 2, but atomic number क्या है? 1। ट्रिटियम जो है तो हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास नंबर कितना है? 3, बट एटॉमिक नंबर कितना है? इट इज 1। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप्स में हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं ओवरऑल एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है? अलग रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो रहता है वो क्या रहता है? इट इज सेम। ये क्लियर है आप लोगों की? ओके, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि एज आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर Z and electronic structure, they have identical chemical behavior and are placed in the same location in the periodic table। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में सीखा ही है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एटॉमिक मास नंबर सेम है। ओके, ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल इट एज आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल the nuclei, okay, of hydrogen and helium are isobars। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे ये जो है आपका बेसिकली न्यूक्लियस वो हाइड्रोजन का है, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है? 3, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो ये हो गया आपका ट्रिटियम का ओके न्यूक्लियस। ट्रिटियम जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, और ये जो है ये हेलियम का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या है? 3, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? 2। वैसे कि इसमें इन दोनों का एटॉमिक मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? अलग। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज आइसोबार्स। ये क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, और इसमें एक और कंसेप्ट दिया दैट इज द न्यूक्लियर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब न्यूट्रॉन्स है ना क्या रहता है? तो इट इज A-Z। ये मैंने आपको बोला हुआ है और आपको ये ध्यान में रखना है। देखो, एटॉमिक मास नंबर A है, उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? Z है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा? इट विल बी A-Z। ओके, ये क्लियर है? So, the nuclei having same number of neutrons but different atomic numbers are called isotones। For example, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मर्क्यूरी और हम लोग बोलते हैं जो गोल्ड है उसके एग्जाम्पल दिए मैं। ओके, तो दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे ओके कि यहाँ पे जो मास नंबर है वो है 198 और इधर जो है दैट इज 197, और इधर जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 80, और इधर जो एटॉमिक नंबर है वो है 79। ठीक, तो इसमें से अगर मैंने
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए देखा। मैं बोलूँगा इट विल बी 198 माइनस 80। अब 198 माइनस 80 कितना रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी 118। ठीक, और 197 में से अगर मैंने 79 सब्ट्रैक्ट किया तो भी कितना रहेगा? तो विल से इट इज 118। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो दोनों न्यूक्लियस है, ओके, यस, फॉर मर्क्यूरी एंड फॉर गोल्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल देम एज आइसोटोन्स। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज आइसोटोन्स। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज मास एनर्जी रिलेशन। Einstein proved that mass is a form of energy and mass and energy are interconvertible. The mass m has equivalent energy E, which is given by E is equal to mc square, where m is mass in kg and c is the speed of light in meter per second. In a reaction, the law of conservation of energy states that initial energy and final energy are equal if the energy associated with the mass is included. Okay, as mass of particle is not constant but depends upon its velocity, therefore it is more convenient to express mass in the form of energy. अब ये जो स्टेटमेंट है कि एज मास ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट बट इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, तो ये कौन से पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या फिर जो पार्टिकल्स बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं, इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। okay? ये आपको आ रहा है समझ में? एनीवे, वी से energy of an electron is given by EE, which is equal to me into c, where me is what? Mass of electron. That will be 9.1 into 10 raised to minus 31 into c square, वो आपका क्या होने वाला है? 3 into 10 raised to 8 का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा? दिस विल बी 9.1 into 9 10 raised to minus 31, और 10 raised to 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 raised to 16 अपॉन, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हम लोगों ने 1.6 into 10 raised to minus 19 का फैक्टर लिया है। क्यों? तो ये जूल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली वी से अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ओके, तो आपको उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1.6 into 10 raised to minus 19। ओके, इसका रीजन क्या है? वी से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। ओके, तो जब ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Energy equivalent of an electron, it will be equal to what? 0.511 into 10 raised to 6 electron volt, or we can say energy of an electron is nothing but equal to 0.511 mega electron volt. Clear है? Similarly, the energies of proton and neutrons are, okay, proton के लिए जो energy है, तो उसका mass equivalent energy है, that is 941.1 mega electron volt. तो जो न्यूट्रॉन है तो हम लोग बोलेंगे it is 942.2 mega electron volt. There is one more unit to express nuclear masses, and that is called as unified atomic mass unit. Okay? अब जो एटॉमिक मास यूनिट है ये 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। okay? जो पहला टॉपिक था आपका, okay? हम लोग बोलते हैं 1 AMU, okay? is nothing but equal to 1/12 of the mass of neutral carbon atom in its lowest energy state. Okay? इसका जो सिंबल है it is small u. 1 u is equal to what? So we say it is 1.66054 into 10 raised to minus 27। ओके, अब ये जो रहेगा 10 raised to minus 27, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये केजी में रहेगा। और इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है? बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू व्हाट? ओके, एनर्जी इक्विवेलेंट, दैट इज गोइंग टू बी 931, ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये क्लियर है? ओके, और यू कैन से एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास, वन एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज मास डिफेक्ट। ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द सम ऑफ masses of constituent nucleons in the free state. The difference between the actual mass of the nucleus and some of the masses of the constituent nucleons is called mass defect. Okay, अब इमेजिन करो कि एक न्यूक्लियस है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और हम लोग बोलेंगे a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए कि वो मैथमेटिकली कितना होना चाहिए। ओके, तो विल से मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, तो क्लियर करते थे हम लोग। तो वी से कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एंड जो
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इट विल बी a minus z. Okay. Now we are saying mass of nucleus. Okay, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बराबर है। कैन आई से इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू मास ऑफ ईच प्रोटॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस हम लोग बोलेंगे मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बराबर है। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस का। ओके, लेट अस से इसको मैंने m बोल दिया, कैपिटल M। लेकिन जब हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियस मेजर करते हैं MO, तो हमको ये पता चलता है कि जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का, इट इज लेस देन व्हाट, कैपिटल M। बहुत कम वैल्यू से हम लोग बोलते हैं वो कम रहता है, लेकिन स्टिल वी से दिस रिलेशन इज फाउंड, दैट इज द एक्चुअल मास m नॉट इज लेस देन व्हाट, थ्योरेटिकल मास m। तो वही जो हम लोग बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द मास है, उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मास डिफेक्ट। तो वो मास डिफेक्ट क्यों होता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले ये रीड कर लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ masses ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। डायरेक्टली इक्वेशन पे जाता हूँ मैं। okay? The mass defect delta m is nothing but equal to z into mp plus a minus z into mn। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। दिस इज थ्योरेटिकल मास माइनस यहाँ पे जो कैपिटल M दिया है, तो वो हम लोग बोलेंगे लेट कैपिटल M बी द मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो डेल्टा M है वो क्या आ गया, आपका मास डिफेक्ट आ गया। अब मास डिफेक्ट एग्जैक्टली है क्या, तो हम लोग बोलेंगे, तो एग्जैक्टली अगर आपको मास डिफेक्ट समझना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंसेप्ट ऑफ व्हाट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। Nucleons, that is protons and neutrons, are bound together in nucleus with a very strong attractive force. Energy must be supplied to the nucleus to separate its constituent nucleons। ठीक है, हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस यानी क्या रहता है बेसिकली, तो जो स्मॉल स्पेस के अंदर के हम लोग बोलते हैं जितने भी प्रोटॉन्स हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उसको एक साथ क्या किया हुआ है, हम लोगों ने बाइंड किया हुआ है। तो दैट स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियस। इसको बाइंड किया हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। ठीक है, यस। तो पहली बात, ये बाइंड कैसे हो गए वो हमें समझना है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट इज ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द masses ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। द डिफरेंस इन द मास इज बीइंग यूज्ड एज एनर्जी दैट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। ठीक है, अब जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मास डिफेक्ट देखा था, हम लोग बोलते हैं ये जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी जो है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, और ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इसको एक साथ होल्ड करके रखती है। क्या आपको आ रहा है समझ में, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, यानी वही हुआ कि जो एनर्जी, ओके, इसको बेसिकली होल्ड करके रखती है, उसका ही एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगेगा टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ओके, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बाइंडिंग एनर्जी। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस। ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस इन्हें क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ओके, इसका एटॉमिक मास नंबर 2 है। ओके, तो उसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस। whereas the binding energy for an atom, say hydrogen atom, in its ground state is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन की है, अगर मुझे वो इलेक्ट्रॉन फ्री करना है तो। ठीक, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, लास्ट जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस जब सीख रहे थे, तो मैंने आपको बोला था इसको आयोनाइजेशन का भी एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम। हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट, ओके, वी से इट इज 10 lakh times larger than the binding energy of atom, or you can say binding energy for a electron। Okay, the binding energy of nucleus can be expressed in terms of the mass defect। Binding energy is nothing but equal to जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है, E is equal to mc square, वो यूज कर रहे हैं, बस m के जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, where delta m is the mass defect and c is the speed of the light। ओके, therefore delta m क्या रहने वाला है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इक्वेशन देखा था, is nothing but equal to the theoretical mass of nucleus, which is z into mp plus bracket a minus z into mn। okay, is bracket closed minus the actual mass। okay, अब हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट,
तो ये जो पूरा टर्म है, ओके, उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर से। और जो भी आपका आंसर आएगा, आंसर किस में आने वाला है, जूल में आने वाला है, ओके। अब यहाँ पे एक और पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन्हें क्या, एटॉमिक मास नंबर, ओके। तो वी से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज कैपिटल ई इज इक्वल टू, जो भी आपका ब्रैकेट का टर्म था, z into mp plus a minus z into mn minus capital M divided by capital A, okay, bracket close into c square. Now this is the average energy per nucleon, okay, to separate a nucleon from the nucleus. यानी एक न्यूक्लियन को अगर आपको सेपरेट करना है तो जो एवरेज एनर्जी उस पर स्पेंड होगी उसका वैल्यू क्या रहेगा या उसका इक्वेशन क्या रहेगा, ये जो इक्वेशन है वो आपको उसका वैल्यू बताता है, ओके। अब ये जो वैल्यू है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम देखा है, एक ग्राफ देखा हुआ है। फिगर 18.4 shows plot of binding energy per nucleon versus the atomic mass number A for different nuclei. Okay, the binding energy curve is indicator of nuclear stability. Okay, इसमें एक सिंपल बात है, जितना हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे एटम या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ओके। द हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व वी कैन इन्फर, तो पहले बाइंडिंग एनर्जी कर्व देख लेते हैं। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। आप जैसे देखोगे जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ते जा रहा है, तो इनिशियली जब एटॉमिक मास नंबर बढ़ते जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, यस। हम लोग बोलते हैं कि 30 के आसपास, ओके, या 30 के बाद से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाता है यहाँ, ओके। तो अभी ये जो कंक्लूजन है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें बहुत सारे हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिसिंग है, या इंपॉर्टेंट जो हम लोग बोलते हैं डायग्राम के जो पॉइंट्स है वो क्या है, दिखाई नहीं है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये डायग्राम के, ओके, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है या इन्फ्रेंसेस है, ओके, वो एक बार देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो पहला इन्फ्रेंस है वो है the binding energy per nucleon is practically constant and is independent of mass number, okay, which lies between 30 and 170, okay? यानी इसको कैसे रीड करेंगे, 30 less than a less than 170, okay? It is maximum 8.75 mega electron volt for a equal to 56 and is 7.6 mega electron volt for a equal to 238. a यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं it is atomic mass number, okay? It is low for both light nuclei, that is जहाँ पे atomic mass number is less than 30, and heavy nuclei जहाँ पे A is greater than 170. Okay? This means that the nucleons of atoms are loosely bound with the nucleus. Okay? When heavy nucleus A equal to 2440, okay, breaks into lighter nuclei A equal to 120, binding energy, that is nucleons get more tightly bound. Okay? ये सिर्फ ऐसा बोला हुआ है कि जो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हैवी एटॉमिक मास नंबर है या बहुत ज्यादा एटॉमिक मास नंबर है, okay? तो वो न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है, ओके, तो जो हमें नया जो न्यूक्लियस मिलेगा, okay? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। व्हेन वेरी लाइट न्यूक्लियाई ए लेस देन 10 join to form heavy nucleus, binding energy increases, that is nucleons get more tightly bound, okay। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर इज लेस देन 10, तो ऐसे न्यूक्लियस जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, और एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो भी हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्लियर है, ओके। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियंस गेट मोर टाइटली बाउंड। इन बोथ द केसेस देयर इज release of energy because the new nuclear formed have less mass and are more stable, okay। in both the cases there is release of energy because the new nuclear formed have less mass, okay, and are more stable। ये क्लियर है आप लोगों को, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, ओके, पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज्यादा है, हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस क्या रहेगा, इट विल बी मच मोर स्टेबल, ठीक है। और ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे मास डिफेक्ट का वैल्यू भी आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, यस। तो ये हमारा क्या था, दिस वाज बेसिकली व्हाट द कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो कल का लेक्चर रहेगा, ओके, उसमें हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक। हम लोग रेडियो एक्टिविटी देखेंगे, फिर जो भी हम लोग बोलते हैं वेरियस टाइप ऑफ डीके, रेडियो एक्टिव डीके, वो देख लेंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा पार्टिकल, ठीक है। फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद
ओके, देयर इज अ कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, वो देखेंगे एंड होप सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एनीवे आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। ओके।